अब मैं जिन्हें बुलाना चाह रही हूँ उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। शब्द मुझे लगता है कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको उनके बारे में सब कुछ बताऊँ। उत्तराखंड के डीगरा गांव में जन्मी, छोटी सी उम्र में ब्याही गई। उत्तराखंड के डीगरा गांव में जन्मी, छोटी सी उम्र में ब्याही गई। जी हाँ, बाल विवाह की बलि चढ़ाई गई। 12 वर्ष की उम्र में पति को खो दिया। 12 वर्ष की उम्र में पति को खो दिया और बचपन में ही विधवा कहलाई गई। पर दिल बड़ा किया इन्होंने और दर्द को बना दिया दवा। जी हां, इन्होंने बदल दी हवा। वुमेन ग्रुप्स बनाकर अपने साथ कई महिलाओं को जोड़ा। इन्होंने समाज के हर बंधन को तोड़ा। जंगल और पेड़ों को बचाने की मुहिम चलाई, घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई, 150 से ज्यादा महिलाओं को प्रताड़ना से बचाया, 51 से ज्यादा महिलाओं को इन्होंने स्वावलंबी बनाया। इनको मिले नारी शक्ति पुरस्कार, देवी अवार्ड, फेमिना विमेन जूरीज अवार्ड जैसे सम्मान। इतने कम शब्दों में कैसे करूं आपने क्या क्या किया है उसका बखान। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मश्री बसंती देवी जी, आपने सच में बदलाव की बयार ला दी। आपके इस सफ़र को जानेंगे आप ही की ज़ुबानी। मैं बोलूं? हाँ, तो मेरा नाम तो आप लोगों ने सुन ही लिया है। हाँ, मैं उत्तराखंड के देवभूमि में जन्म हुआ है। तो उन्होंने जो बताया कि पहले ये बाल विधवा होगी और उसके बाद मैं लक्ष्मी आश्रम कौसानी में अल्मोड़े ज़िले में आ गई, क्योंकि पढ़ना लिखना तो लड़कियों को पहले पढ़ने ही नहीं देते थे। और जब कक्षा 4 में पढ़ी और 5वीं का छमाही पेपर दिया तो उसके बाद वार्षिक पेपर में दूसरे गांव जो स्कूल हुआ उसमें नहीं जाने देने वाले हुए, क्योंकि अब ये 10 साल के हो गए हैं, 11 साल के हो गए हैं। अब तो इनकी शादी करनी है। पढ़ के क्या करते हैं? घास काटना है, लकड़ी काटना है, खेती का काम करना है, तो वही करके। तो उसके बाद फिर मेरे एक गांव में मेरी चाची की भाई की लड़की थी, थोड़ा पैर के विकलांग थी। वो अल्मोड़े ज़िले के कौसानी में तो वहाँ पढ़ती थी, वो पढ़ाई करती थी। तो उसके बूबू ने कहा कि बेटा नातनी, तुमको भी लक्ष्मी आश्रम कौसानी में, कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल लक्ष्मी आश्रम कौसानी में पढ़ना है। अभी से क्या करोगी तुम, इतनी छोटी हो अभी, ऐसे करके। तो फिर मैं वहाँ चले गई और वहाँ मैंने पत्र लिखा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आ जाओ, ये तो लड़कियों के लिए है। तो वहाँ गई तो 2-3 साल तो मैं माँ के साथ रही। और माँ के साथ रही क्योंकि ससुराल में तो सास ससुर हुए और सास कहने वाली हुई मेरे लड़के को इसी ने खाया। तो न खाना देती थी और न अच्छी तरह बात करती थी और न काम के लिए कहती थी। तो मैं क्या करती, फिर मैं तो 10-12 दिन में आ गई। तो फिर मेरे पिताजी आए, वो बिहार पुलिस में थे, उनको पता चला तो वो आए। तो फिर मैंने कहा कि मुझे लक्ष्मी आश्रम कौसानी में जाना है, वहाँ पढ़ाई करूँगी। तो मेरे पिताजी ने वहाँ भेजा, वहाँ ले आए। तो वहाँ का वातावरण और वहाँ की दृष्टि को देखकर मेरे पिताजी भी बहुत खुश हो गए। और उन्होंने कहा फिर जब वहाँ से पत्र आया कि जब तक तुम तहाँ रहोगी और तुम्हारी माँ यही लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, और हमारी तुम चिंता मत करना, खूब पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। फिर वहाँ पढ़ने लिखने का तो उतना वो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कताई बुनाई की ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद हमारी दीदी ने कहा कि अब जब यहाँ पर पूरे लड़कियों को पढ़ाने के लिए सरकार स्कूल नहीं खोलती है, नहीं भेजते हैं, या गांव वाले बच्चे वो माँ बाप ही नहीं भेजते हैं स्कूलों में, तो हमको गांव-गांव में स्कूल खोलना है। तब बालवाड़ी का काम किया। सन 1980 में मैं वहाँ चले गई थी और तो बालवाड़ी का काम किया। तो गांव-गांव में जाकर भी वो लोग कहते थे कि अब इनको क्यों पढ़ाना है, इनकी तो शादी करनी है, 9 साल के हो गए हैं, 10 साल के हो गए हैं, 11 साल के हो गई हैं, तो इनको तो घास काटना है, लकड़ी काटना है। तो मैंने उनसे कहा कि जब
शादी करोगे, शादी की तैयारी हो जाएगी, शादी करेंगे। अभी शादी की तैयारी नहीं है तो तब तक तो पढ़ने दो, तो भेजो, तभी तो हम तुम स्कूल नहीं भेजते हो, इसलिए हम गांव में स्कूल खोल रहे हैं। ऐसे करके तो 2 साल उनके पढ़ाई लिखाई का काम किया। तो उनका नाचना गाना, कविता, कहानी और ऐसे ऐसे बहुत वो करके, तो जब वो पढ़ने लिखने लगे, कक्षा 3 में प्राइमरी स्कूल में भर्ती किया फिर मैंने उनको। आज कोई डॉक्टर हैं, कोई टीचर हैं और कोई नर्स हैं, कोई समाज सेवा का काम भी कर रहे हैं। तो बाद में जब हम बालवाड़ी का काम करते थे, 1-2 गांव से बालवाड़ी चलाए, 200 गांव में, और बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम किया और वहाँ महिला सशक्तिकरण भी किया। महिलाएं सुबह 6 बजे जंगल में जाती थी, 3 गट्ठी लकड़ी 1 गट्ठी बांज लाते थे। जब शाम को या जाड़ों के दिनों 4 बजे घर आते थे तब वो ठंडा भात खाते थे। तो उसके बाद वो बीमार पड़ जाते थे, फिर डॉक्टर के पास जाना, दवाई खाना और ये चीज़ें हो जाती थी। तो सब इधर उधर के लोग कहते थे कि इनके साथ हम अब इस इलाके में अपनी लड़कियों की शादी नहीं करेंगे, क्योंकि 4 महिलाओं ने वहाँ, बहू ने फांसी खा दी। जंगल में गए तो आत्महत्या कर दी अपनी। उन्होंने कहा कि क्या करें हम यहाँ, और ये तो ऐसा न कोई अच्छी तरह बोलता है। भाई लोग तो शराब पीने वाले हुए, जुआ खेलने वाले हुए और उनके साथ कोई अच्छी तरह बात नहीं करने वाले हुए, सास ससुर गाली गलौजी करने वाले हुए, समय पर खाना कुछ नहीं हुआ, दिन भर वो जंगल में ही रहने वाले हुए। तो ऐसे करके तो एक दिन फिर मैंने कहा, दीदी ने कहा, जब 10-20 साल तो मैं दनिया क्षेत्र में रही, वहाँ बालवाड़ी का काम करना और महिला सशक्तिकरण और भाई लोगों को नशा मुक्त करना, उनका आपसी तालमेल ठीक करना और लड़कियों को पढ़ाने का जो काम किया। तो साल भर में हम जब साल भर में बाल मेला करते थे बच्चों का दनिया में, तो हम डीएम और एसडीएम साहब को भी बुलाते थे। तो उन्होंने कहा कि वो इतना अच्छा गाना बजाना, डांस, नाटक और कविताएं सब कुछ कर रहे हैं, तो ये उत्तराखंड में ही क्यों होना चाहिए, ऐसे पूरे भारत में होना चाहिए। तब से उन्होंने आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी खोली। तो इससे अभी ये लगता है कि उत्तराखंड में कम से कम सरकार ने पूरे जो मिनी आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी खुली है, तो उससे हमारी महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है, हमारे सब बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लड़के भी लड़कियां भी। लड़कों को तो चलो दूर दूर भी भेजते थे, पर लड़कियों को कभी नहीं भेजते थे। तो इस प्रकार का काम हुआ। तो फिर दीदी ने कहा कि तुम इस क्षेत्र में, ये कौसानी क्षेत्र में आओ, यहाँ तो जंगल पूरा कट गया है और यहाँ कोसी नदी सूख गई है। कोसी नदी सूखने के बाद जो कोसी नदी थी, उसी नदी का पानी अल्मोड़े में जाने वाला हुआ, क्योंकि नदी नीचे हुई है और वो अल्मोड़ा जिला ऊपर है और वहाँ कोई पानी के स्रोत वगैरह नहीं हुए। तो ऐसे करके जब वहाँ मैं एक दिन गांव में 10 दिन गांव में गई, कोई बहुएं नहीं मिली। फिर सास ससुरों से मैंने कहा, जब इतनी लकड़ी काट के सब तुम्हारे सड़ जाते हैं और फैला देते हो, जहाँ वो सड़ जाते हैं ऐसे हो, तो इतनी ताकत उनकी सब खत्म हो जा रही है। बच्चों को देखभाल नहीं कर रहे हैं, खेती पाती का जब पानी नहीं रहेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे पानी के बिना। क्या तुमने भाबर खरीदा है ज़मीन तो वहाँ जाने वाले हो तुम, ये सब ऐसे करके। तो ऐसा तो वो क्या करते, उन्होंने सास ससुर लोग कहते थे ये तो डीएम का कहना नहीं मानेंगे, तुम्हारा क्या मानती हैं। और सास लोग कहते थे एक एक पसेरी भात खानी है, एक एक पसेरी। अगर ये जंगल से लकड़ी और बाँझ नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे। तो फिर 11वें दिन मैंने कहा कि जब मैं 10 दिन गांव में चले गई हूँ, ये कुछ वो नहीं हो रहा, तो 11वें दिन मैं जंगल के रास्ते ही गई उनके साथ। मैंने कहा कि जंगल में वो मिल जाएंगे, तो मिल गए वो रास्ते में। तो उनसे कहा मैं बैठो, तुम इतनी लकड़ी काटते हो, जंगल बर्बाद कर दिया, पानी नहीं है, जब पानी नहीं रहेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। इतनी अच्छी खेती होती है आपके वहाँ, इतनी अच्छी सब्जी होती है, गाय भैंस पालते हो, घास पात सब होता है। जब कुछ यानी कोई चीज़ तुम बाजार से लेते नहीं हो खरीद के, सब घर में ही होता है। जब पानी नहीं रहेगा तो हम तो एक दिन भी जिंदा नहीं रहेंगे। जब भोजन नहीं होगा तो 1 महीना तो हम जिंदा रह सकते हैं, पर पानी के बिना तो एक दिन भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो मैंने कहा कि मैं तो
नेपाल भी गई, भूटान भी गई, बांग्लादेश भी गई और पूरे गढ़वाल में भी। तो वहाँ भी पहले लोग जंगल काटते थे और पानी सूख गया, तो उसके बाद उन लोगों ने संगठन बना के वृक्षारोपण करना, जंगल बचाने का काम किया। तो वही काम हमको यहाँ भी करना है। तो पानी नहीं रहेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? क्या तुमने भाबर खरीदना है? उन्होंने कहा दीदी एक हम ही जो क्या लाते हैं, ये पूरे इलाके के लोग सब तो जंगल काटते हैं। मैंने कहा तुम मेरा साथ दोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो उसके बाद जंगल में उनका संगठन महिला मंगल दल बनाया। तो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री और सदस्य सब बनाए। मैंने कहा ये दराती और रस्सी लेकर अभी वापस जाओ, कल से तुम कच्ची लकड़ी नहीं काटोगे और बाँझ नहीं काटोगे, बाँझ की पत्तियाँ और ये अगर तुमको ज़रूरत है सूखी लकड़ी लाओगे, सूखी नहीं भी है तो चीड़ के पेड़ काटोगे। जैसे कभी कहीं पर घर बन रहा है और कहीं शादी हो रही है तो हम एप्लीकेशन पुलिस वालों को दे देते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, पर जब हमको ज़रूरत है तो हम चीड़ का पेड़ काटेंगे। चीड़ में अगर पानी भी आता है आकाश से तो वो तो सीधे बह जाता है, ज़मीन के अंदर जाता नहीं है। जो चौड़ी पत्ती वाले जंगल हैं उसमें पानी धीरे धीरे पत्तियों में आता है, ज़मीन में जाता है, तब स्रोत बनते हैं। ऐसे करके मान गए। तो फिर हमने कोसी नदी बचाने के लिए 15 दिन की पदयात्रा भी की। उसमें भाई लोग भी और बहनें भी सब आ गए, हमारे आश्रम के बच्चे भी, हमारी दीदियाँ लोग भी सब गए 15 दिन की यात्रा में। पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में उनको कहा कि जहाँ जहाँ स्रोत है, स्रोत को बचाना है और आगे हमको उत्तराखंड देवभूमि को महान बनाना है। ऐसे करके 15 दिन की पदयात्रा की। तो मैंने उन महिलाओं से और भाई लोगों से कहा कि ये कोसी नदी में जो जब इतना अच्छा पानी था सब खत्म हो गया, अब माफ़ी मांगो कोसी माँ से कि माँ तुमने हमको बचाया, हम अज्ञान रहे तो हमने आपको ख़त्म कर दिया। अब हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हम अब कल से न लकड़ी कच्ची लकड़ी काटेंगे और न हम बाँझ काटेंगे। आपने हमको बचाया, वो किया, और हम अब आपको बचाएंगे। हम आपको बचाएंगे तो आप हमको बचाओगे। तो वो दिन है कि ये दिन है। 4-5 साल 5-6 साल हो गए हैं, अब वो जंगल की लकड़ियाँ नहीं काट रहे हैं। और तो फिर उसके बाद अब नहीं तो रात दिन जंगल का ही काम करने वाले हुए और 4 बहू ने फांसी खा ली। तो फिर उसके बाद मैंने कहा, वो कहने वाले हो दीदी ना हमको ना पूजा में जाने देते हैं, ना शादी में जाने देते हैं, ना कीर्तन भजन करते हैं और रात दिन जंगली काटने में रहते हैं। और तब हमारे इधर उधर के गांव वाले कहते हैं कि हम इस इलाके में अपनी लड़कियों को नहीं देंगे। जब ये अपने आप ही अपनी जान दे रहे हैं तो हम यहाँ क्यों शादी करेंगे। 2-3 साल के बाद फिर जब संगठन बनाया सब एक, तो मैंने उन महिलाओं से कहा तुम मेरा साथ दोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पहले तुम्हारा संगठन बना रही हूँ, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, जहाँ जहाँ भी जाना होगा सब करेंगे, पूरा इलाका एक हो जाएगा। तो 200 गांव में हमने फिर महिला मंगल दल बनाया और सब ने कसम ले लिया कि हम अब कोसी नदी को बचाएंगे। और तो भाई लोग शराब पीते थे, बहुत मारते थे उनको, और सास ससुर गाली गलौज करते थे, कहते थे मेरे से ये तो इसका तो घर बार नहीं है, ये तो आश्रम में रहती है तो हमारी महिलाओं को भड़काती है। तो फिर गाली गलौज ऐसा वैसा करते थे। पर वो महिलाएं, मैं कह रही हूँ कि महिला शक्ति को आगे आना है। महिला अगर आती हैं आगे, सब काम करती हैं तो वो बढ़ जाता है। उन्होंने कहा दीदी ये तो ऐसे ही हैं, ये गाली भी करते हैं आपको, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, तो बुरा नहीं मानना, हम आपके साथ हैं, ये ऐसे ही हैं, हम आपके साथ हैं। ऐसे करके फिर जब भाई लोग भी जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे दुकानों में, तो जब मैं गाँव में जाती थी तो मैं उनसे कहती थी देखो महिला और पुरुषों का अधिकार बराबर है परिवार में, पति पत्नी का रिश्ता, और सब एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जब वो इतना काम करते हैं थोड़ा मदद आप लोगों को भी तो करना चाहिए। अगर फिर बुढ़े बुढ़े भाई लोगों से मैं कहती थी नहीं कर सकते हो आप, तो कम से कम दुकान में बैठे भी हो तो अखबार पढ़ो, धार्मिक
किताबें पढ़ो। बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं और इतना लड़ाई झगड़ा करते हो, ऐसा व्यवहार करते हो, गाली गलौज, तो वो क्या सीखेंगे? जब माँ बाप आमा बूबू अच्छा व्यवहार, अच्छा वातावरण करेंगे तभी तो आगे के बच्चे अच्छे बढ़ेंगे और तब तो उनको संस्कार अच्छे मिलेंगे। जब फिर उसके बाद मैं दूसरे तीसरे दिन जब रास्ते से जाती थी तब वो कभी भी जब अगर जुआ भी खेलने वाले होंगे तो उठ जाएंगे, दीदी आ गई करके, और बीड़ी सिगरेट भी छोड़ देंगे, वो अखबार और किताबें पढ़ने लग जाएंगे। इससे वातावरण अच्छा हो गया। तो फिर जब मैंने 2-3 साल वो करने के बाद कहा कि अब बताओ तुम्हारे इस इलाके में लड़कियों को कोई मतलब लड़कियां दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लड़कों को शादी करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? नहीं दीदी, अब तो बहुत अच्छा हो गया है। अब तो जब से आप आई, जब से आपने संगठन बनाया और इनको समझाया, हमारे सास ससुरों को, हमारे पतियों को और हम लोगों को, अब तो हम पूजा में भी जाते हैं, हम कीर्तन भजन में भी जाते हैं, शादी में भी जाते हैं। अब हम जंगल भी नहीं काट रहे हैं और बच्चों को भी, बच्चों की देखभाल भी हम करते हैं। अब बहुत अच्छा वातावरण हो गया है। अगर आप तब वो सब कहने वाले हैं कि जो गुरु, जो अभी कोई डॉक्टर हैं, कोई नर्स हैं, कोई टीचर हैं, वो कहते हैं दीदी गुरु आप ही हैं हमारी। अगर आप हमारे गांव में, हमारे इलाके में नहीं आती और हमको नहीं पढ़ाती तो हम आज कहाँ बनते? आप हमारी गुरु हैं। तो आज आप वहाँ जंगल भी नहीं काटते हैं और आपसी तालमेल भी अच्छा है। शराब जुआ भी अब वो नहीं करते हैं और बच्चे भी आगे बढ़ने लग गए। तब उसके बाद कोसी नदी भी बच गई, अब अल्मोड़े में भी खूब अच्छा पानी जाने लग गया है। तब उन्होंने कहा कि, और हमारे एक और वकील साहब थे वहाँ के और एक दैनिक जागरण वाले पत्रकार, उन्होंने कहा कि हमारी दीदी पिथौरागढ़ की रहने वाली है और हमारे इस इलाके में इतना अच्छा काम कर रही है। लोग तो अपने अपने लोगों का कहाँ कहाँ नाम देकर उनका मान सम्मान करते हैं, तो हमारी दीदी का क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी दीदी तो कितना कष्टमय जीवन जी रही है, कैसे कैसे गाली गलौज खा रही है, कैसे मारपीट भी सामने लाते हैं वो, और तब भी वो इतना अच्छा काम करें। तभी उन्होंने मुझे ये जो पहले तो नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया, जो पहले उन्होंने बताया, और भी, और ये 2022 में ये पद्मश्री अवार्ड भी मिला। तो इस प्रकार से जो काम किया तो उसी के उससे आज सब लोगों से आशीर्वाद तो आप लोगों का भी है कि मैं पढ़ी लिखी और ऐसे तो रही नहीं। बाद में इंटर तक तो किया। जब मैं बालवाड़ी का काम करती थी तब मेरे पिताजी ने और पिथौरागढ़ में और मेरे स्कूलों में उन्होंने और वो फॉर्म भर दिए। कक्षा 5 से लेकर 6, 7, 8 का पेपर मैंने दिया तो उसमें पास होगी। फिर हाई स्कूल में और 2nd डिवीज़न निकल गई। इंटर में और भी मैंने वो दिए पेपर तो 2 नंबरों से फेल हो गई एक बार। अब मैंने कहा क्या करूँ, अब मेरी तो इतनी उम्र हो गया है, मुझे क्या करना है, कोई सरकारी नौकरी जो क्या करनी है, मैं नहीं पढ़ती हूँ। पर मेरे साथ के जो बालवाड़ी का काम करते थे वो कहते थे दीदी आपका तो दिमाग अच्छा है, आपकी बुद्धि अच्छी है, व्यवहार अच्छा है और भरिए आप पास हो जाएंगी। तो दोबारा फॉर्म भरा तो पास होगी। अब MA BA करो कहने लगे। अब मैंने कहा MA BA करके क्या करना है मुझे, अब मैं नहीं करती हूँ, ऐसे करें। मैंने कहा मैं जो समाज का काम कर रही हूँ वही कर रही हूँ। तो अभी भी ये क्या है, 11 तारीख जनवरी को हल्द्वानी वालों ने मुझे सम्मानित किया है कि तुम डॉक्टर हो। तो मैंने कहा जब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैंने डॉक्टरी कोई कोर्स नहीं किया है तो मैं कैसे डॉक्टर। उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है एक में। तो वो कहते हैं कि जो नदी बसती है, नदी पानी जो आता है वो अपने लिए क्या काम करता है, वो तो समाज के लिए करता है। तो इसीलिए आप डॉक्टर हैं, आपने पूरे दुनिया को बचाने के लिए, सब हमारे वो जिलों को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए काम किया है। आपका ये डॉक्टरी पद है। तो उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया है।
तो और सब लोगों ने कहाँ कहाँ बुलाया मुझे, और बम्बई में, दिल्ली में तो कितने बार बुला लिया, और पटियाला में, और क्या है जिला हमारा पिथौरागढ़ में ही कहाँ कहाँ, और अल्मोड़े में, देहरादून में, सब जगह बुला बुला कर ये आज भी इतने लोगों से मिलना हो गया। और मैं तो अब यहाँ जो अभी तक बोल रहे थे सब इंग्लिश भाषा में बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझ पाई। मैं सोच रही थी ये हिंदी में क्यों नहीं बोल रहे होंगे, मैं सब समझती। अब मैं समझती नहीं हूँ। काम जरूर किया मैंने गांव का, और जंगल बचाने का, पानी बचाने का, महिला सशक्तिकरण के लिए, और लड़कियों को पढ़ाने का। एक आदमी था हमारे वहाँ आर्मी में भर्ती हुआ, तो वहाँ उसने जो गलत काम किया होगा, और अल्मोड़े ज़िले का वहीं वो कौसानी के वहाँ रोलियाना गांव हुआ, उस गांव में मोहन उसका नाम हुआ। उसने वहाँ गलत काम किया, उसको निकाल दिया वहाँ से, और वहाँ से जब घर आया 4 महिलाओं को मार दिया। जो अकेले महिलाएं थी ऐसे सयानी, और उनके बेटे बहू इधर उधर हुए, धन संपत्ति सबके पास हुई वहाँ, तो उनको मार के किसी को चट्टान से गिरा दिया, किसी को नदी में गिरा दिया, ऐसे करके। और तो लोग तो पहले संगठन नहीं हुआ तो एकता नहीं हुई गांव में। अगर हमारे समाज में, हमारे इलाके में, हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में अगर एकता हो, जो अच्छे काम करें उनको हम आगे बढ़ाएं, तो तब हो सकता है। तो उन दिनों वो सोचते थे, सबको पता था कि वो मोहन चोर कहते थे उसको, मोहन चोर ने इतनी महिलाओं को मारा और उसने धन संपत्ति ले ली। अब वो कहते थे हम रिपोर्ट अगर देना चाहते हैं देंगे, और वो देंगे तो हमारे परिवार को ही मार देगा। जब संगठन बनाया, एक महिला को और मार दिया उसने, 2 बच्चे थे उसके, और वो दिल्ली में ही काम करता था उसका पति। तो वो एक दिन साड़ी आड़ी पहन के, अपने जर जेवर पहन के शादी में गई सब लेकर। तो उसने देखा, उसने कहा अरे इसके पास तो इतना जेवर है। रात में गया, उसको मार दिया, लड़के को भी लड़की को भी उसी के साथ मंदिर में सुला दिया। जब सुबह लड़की उठी, 6 साल की लड़की थी, और वो खिड़की से, वो चाची का घर नीचे था, बीच में पानी का नल था दोनों का, उनका भी वो पानी भर रही थी। उसने कहा चाची दरवाज़ा खोल दो। उसने कहा इसकी मम्मी तो सबसे पहले उठ जाती थी, अभी क्या हुआ, ऐसे करके। फिर उसके बाद वो आई, देखा, उसने कहा अरे यहाँ तो इसको देरानी को मार दिया है। फिर वो महिला मंगल दल के अध्यक्ष के पास गई, दीदी उसको आज, और वो 5वीं महिलाओं को आज मार दिया है उसने। तो आज तो हमारा संगठन बन गया है। महिला मंगल दल की महिला ने कहा आज तो हमारा संगठन बन गया है, अब हम उनको बंद करेंगे। तो मेरे को फ़ोन किया, उसने कहा दीदी देखिए पहले हमारा संगठन नहीं था, 4 महिलाओं को ऐसे मारा, आज 5वीं महिलाओं को भी मार दिया, तो क्या करें अब। मैंने कहा जाओ तुम और बिजोरिया मत जाओ, चक्का जाम कर दो, गाड़ियों को मत जाने दो, पुलिस को बुलाओ, थानेदार को बुलाओ, और उनसे कहो। अब मैं भी कहीं गांव में गई थी, और उनको कहो कि उसने 4 महिलाओं को पहले मारा, आज 5वीं महिलाओं को मार दिया है, और उसको जेल में बंद करना चाहिए। और डीएम एसडीएम को बता दो और उसको जेल में बंद करो। जेल में बंद किया, फिर 3-4 घंटे तक उन्होंने चक्का जाम रखा। फिर उन्होंने कहा दीदी वहाँ से फ़ोन आ गया है कि उसको बंद कर दिया है। तो मैंने कहा बंद कर दिया है तो ठीक है, तुम अब रास्ता बंद मत करो, जाने दो उनको। ऐसे करके फिर उन्होंने खोला। फिर एक बार फिर हमने मीटिंग की स्कूल में, बिजोरिया स्कूल में, इंटर कॉलेज में। वहाँ पर सब महिला पुरुषों को बुलाया, डीएम एसडीएम को भी बुलाया, और वहाँ पर मीटिंग की कि इसने 5 महिलाओं को ऐसे मार दिया है, और अभी भी अगर ये इसको तुम जेल से छोड़ोगे तो ये और तुम 2 साल या 5 साल रखोगे, फिर छोड़ोगे तो फिर वही काम करेगा। तो इसलिए महिलाओं ने, और उन्होंने तो कहा कि इसका यहीं पर फांसी कर दो। अगर फांसी नहीं करते हो तो इसका एक, महिलाओं ने कहा एक हाथ काट दो, एक पैर काट दो, इसका जो कर्म इसने किया है वो फल इसको मिलेगा। पर जो हम इसकी सेवा भी करेंगे, जब तक रहेगा इसका खाना भी देंगे, इनकी सेवा भी करेंगे। ऐसे करके
तो अब वो तो फांसी कैसे दिलाते, हाथ पैर कैसे काटते। और उसकी पत्नी भी अल्मोड़ा जब तक जेल में था, पहले जेल में जाने वाली हुई उसको देखभाल करने के लिए। तो गांव वालों ने सबने कहा कि तेरा पति होता, बच्चों का बाप होता, इतने महिलाओं को मारता, इतने बच्चों को अनाथ करता, और तू यहाँ रहेगी और तेरे बच्चों को हम पालेंगे, पोसेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर तू उसी के पास जाना चाहती है तो तेरे से हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, तुम जो करती हो करो, तेरे से रिश्ता नहीं होगा। फिर दूसरे दिन से वो भी नहीं गई वहाँ। तो फिर हम डीएम एसडीएम को बुलाकर जब उनके लिए और ये कहा कि अब इनका हाथ काट दो या इनको फांसी दे दो, वो कैसे करते, तब मैंने कहा ये तो अब हाथ पैर तो काटेंगे नहीं, ये फांसी नहीं देंगे, पर इसका आजीवन कारावास करना है। जब तक ये रहेगा, जो कर्म इसने किया है उसका फल इसको मिलना चाहिए। 5-6 साल तो अल्मोड़े ज़िले में रहा और अभी अब वो हरिद्वार में है और आजीवन कारावास में। आज उसके बच्चे पढ़े लिखे, लोगों ने, गांव वालों ने उनको पढ़ाया लिखाया, शादी के नाती पोते वाले हैं, इतना अच्छा वातावरण वहाँ बन गया। तो वो कहते हैं, दीदी और आमा लोग जो सयाने हैं वो कहती है आप हमारी बेटी है, और बहू लोग जो वो हैं वो कहते हैं आप हमारी ननद हो, आप हमारी बेटी हो, आप हमारी नातनी हो, यहीं रहो, तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, तुमने इतना अच्छा काम किया यहाँ करके। तभी तो ये पद्मश्री अवार्ड मिला मुझे, जो वो काम किया, जो उन लोगों ने इस प्रकार का वो किया। और सब लोगों का, आप लोगों का, हमारे उत्तराखंड का एक मतलब सम्मान है। मैं कहती हूँ कि हमारा उत्तराखंड का नहीं, आप पूरे देश का सम्मान है। आप देश की वो बेटी हैं जिन्होंने न केवल सबको गौरवान्वित किया है, बल्कि जो आपकी खुद की आप बीती थी, जो आपने अपने जीवन में सहा, वो आपने किसी और को सहने नहीं दिया। और मुझे लगता है इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई तकलीफ झेल रही हैं, वो आप किसी को नहीं झेलने दे रही, इससे बड़ा अडिग विचार और कोई नहीं हो सकता। हम आपके द्वारा किए गए इस काम को सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने किया है। सही मायने में आप उत्तराखंड की नहीं, आप देश की वो बेटी हैं जिन पर हम सबको गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे भारत में नशा मुक्त तो होना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है, अब आजकल कहने लग गए हैं कि महिलाएं भी बहुत नशा करती हैं, बेटे भी, बेटियां भी, और ऐसे जो ये सुनते हैं ये अच्छा नहीं लगता है। हम सब लोगों को एक होकर उत्तराखंड, हमारा भारत देश महान बने, देवभूमि है ये, इसके लिए सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, प्रणाम है कि हम सब अच्छे बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।